हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब आप लोग? सर्दी का मौसम है। आई होप या आई उम्मीद कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी, है ना? तो सीईटी और एस्टेट की पीवाईक्यू सीरीज की एक नई वीडियो, शानदार वीडियो है। तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, गुजारिश, है ना, गुजारिश। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो कोशिश करना सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग गो थ्रू हो जाओ, उनको देख लो, कहीं पे नोट डाउन करने वाले क्वेश्चन है उनको नोट डाउन कर लो और आ जाओ, बाकी बातें बीच में करेंगे, ठीक है? देखो, सिनोनियम बताना है किसका? कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट क्या होता है? किसी चीज के बारे में सोचना और उसके बाद उसको आंसर करना या कुछ बताना, है ना? तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? थिंक अबाउट। कॉन्टेम्पलेट को एक दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, किसी चीज को स्टडी करना, किसी चीज को व्यू करना। व्यू मतलब देखना उसको, और उसके बाद उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट देना। तो एक बार सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। एंटोनियम बताना है रिवील का। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाओ मेरी तरफ से, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे कुछ नहीं। रिवील करना क्या होता है? किसी चीज के बारे में खुलासा करना एक तरह से। देखो, मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस के हिसाब से भी आप लोग बता सकते हो। देखो, डिस्क्लोज करना मतलब बताना, टेल मतलब बताना, शो मतलब दिखाना। देखो ये सारे के सारे एक जैसे वर्ड है कि नहीं है? पॉजिटिव बताओ। आंसर तो हम देखेंगे नहीं ना। रिवील का मतलब क्या होता है? एक बार के लिए भूल जाओ, हमें नहीं पता, लेकिन इन सब का मतलब एक जैसा होता है। हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवील करना मतलब खुलासा करना, और हाइड करना मतलब उस बात को छिपा के रखना, ठीक है? मीनिंग ऑफ इडियम। इडियम का मतलब बताना है टू बीट अराउंड द बस, ना, या बुश, जो आप बोलना चाहे। टू बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज को डायरेक्टली ना बोल के घुमा फिरा के बोलना। मतलब ऐसे कहते हैं ना, सीधे मुद्दे पे आ, घुमा फिरा के बात क्यों कर रहा है? तो वो आंसर हो जाएगा। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। ये तो याद करने वाली बात है, इसमें कोई ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कोई ऐसा लॉजिक नहीं है ना? अच्छे अच्छे जो जो क्वेश्चन या जिनको मैं इंपॉर्टेंट बताता चलूँ उनको नोट कर लो, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि इसकी डायरेक्ट मतलब कोई लिंक नहीं है, और मान लो जिस बच्चे ने पहली बार सुना है उसको याद करने में प्रॉब्लम होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 33% बिकम्स 798। एक नंबर है, उसके अंदर 33%, उस नंबर का 33% बढ़ा दिया जाए तो वो कितना हो जाता है? 798 हो जाता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश में, हिंदी में समझ में नहीं आता। देखो मैं ये बात बार बार बता रहा हूँ, इतनी कॉमन सेंस की इंग्लिश आप लोग सीख लो, नहीं तो जो मैंने अभी इडियम फ्रेज वाली जो बात बताई थी, सिनोनिम एंटोनियम, वो फिर आप कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना? तो थोड़ी बहुत इंक्रीज्ड बाई, डिक्रीज्ड बाई, इतना उतना, ये सब चीज आपको आनी चाहिए। तो देखो 33% बढ़ा दिया गया है, तो देखो कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, उसके अंदर 33% इसको ऐड कर दो तो सिंपल बोलो 133% होगा कि नहीं होगा? 133% मतलब 100% खुद और 33% इंक्रीज कर दिया, मतलब 133% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 798। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। और 100% मतलब एक्चुअल नंबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखो अब 13 की टेबल थोड़ी थोड़ी याद रखो। 13 छिका 78, तो 6 पे कट जाएगा। 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है इन नंबर्स का, क्या हो जाएगा? सिंपल है ये तो, 8 से 3, तो x की वैल्यू मतलब फोर्थ वैल्यू कितनी हो जाएगी? है ऑप्शन ये ना, 30। चौथा अनुपात, प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं? समानुपात, है ना? चौथा समानुपात क्या क्या हो जाएगा? ये देखो, ए से जी हो रहा है, आई से ओ, ई से के, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। तो ए से जी, ए कितने नंबर पे? पहले नंबर लिख लो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ए 1 पे, जी कितने पे? 7 पे, आई कितने पे होता है? 9 पे, और ओ कितने पे? 15 पे। मतलब देखो 6 का इंक्रीमेंट है ना, और यहाँ से पहले डिजिट में और इस डिजिट में कितने का है? 8 का है। तो ई कितने पे आता है? 5 पे। 5 और 8 कितना होता है? 13। 13 से एम, एम एक ही ऑप्शन है, सोल्व भी नहीं करना। अनुजा को दिखानी पड़ेगी ये वीडियो, है ना? देखो अब तो पहले तो दो ऑप्शन एलिमिनेट करते थे, अब तो एक ही सीधे ऑप्शन में काम चल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो जैसे ही आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि मुझे बार बार लिख के मिटाना पड़ता है और मिटा के फिर नेक्स्ट लिखने पड़ते हैं,
तो जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को रोक के सारे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ये वाला पैटर्न करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी, है ना। चलो ये देखो सीरीज का क्वेश्चंस है, इसमें बताना है नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, मिसिंग टर्म क्या आएगी। तो 8 से 17 हो गया, 17 से 33, 33 से 67, 67 से अगली टर्म या अगला नंबर या अगली वैल्यू अगली संख्या क्या आएगी। देखो सारे के सारे क्या हैं, 132, 33, 34, 35, मतलब लगभग इतना आएगा। 67 का दुगुना कितना होता है, 134 होता है, मतलब लगभग दुगुने की बात कर रखी है। तो पैटर्न को देखेंगे, ये क्या हो रखा है, 8 दूनी 16, मतलब गुणा 2 प्लस 1। ये क्या 17 दूनी 34 गुणा 2 माइनस 1। 33 दूनी कितना होता है 66 गुणा 2 प्लस 1। अगला नंबर किसका है, इसका है, गुणा 2। तो 67 दूनी 134 में से 1 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 133। ठीक है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, सर्कल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को शायद परिधि बोलते हैं हिंदी में ना। परिधि मतलब जो ये होती है चारों तरफ से, मतलब जैसे चलो पहले बता देता हूँ, स्क्वायर होता है, स्क्वायर की परिधि मतलब सारे के सारे को नापना है, जो भी नापा जाता है सारी बाउंड्रीज, इसको क्या कहा जाता है, परिमाप, पेरीमीटर, है ना। देखो सर्कल का और कोई भी मतलब वो दे रखा है, क्लोज्ड फिगर दे रखी है, ये सारे की सारी साइड्स को नापना। सर्कल में भी तो यही है, स्क्वायर में भी यही है, रेक्टेंगल हो तो उसके अंदर भी यही है, सारी की सारी साइड्स का सम करना, वो क्या कहलाता है, पेरीमीट्री कहलाता है। सर्कल का फिगर एक ऐसा होता है जिसका, ये भी एक तरह से जो सरकमफ्रेंस होता है इसको भी आप पेरीमीट्री कह सकते हैं, है ना। टर्म दे दी है सरकमफ्रेंस, क्या होती है सर्कल की पेरीमीटर या परिधि 2πr, है ना। स्क्वायर की कितनी होती है, सारी साइड इक्वल होती हैं तो 4a होता है। ये क्या हो जाएगा, अगर इक्विलेटरल है तो 3a हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी साइड एक जैसी है, नहीं तो सभी साइड्स को ऐड कर लो। पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ को जोड़ के दुगुना। क्यों, क्योंकि देखो ये लेंथ ब्रेथ, 2 बार लेंथ है 2 बार ब्रेथ है, तो इसको मैंने 2 कॉमन बाहर ले लिया। चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, क्यों, क्योंकि QNARTS इसको कोड कर दिया ऐसे, इसको कोड कैसे करेंगे, देखो क्यू कितने पे आता है 17 पे, आर कितने पे 18 पे, एन कितने पे 14 पे, ओ कितना 15 पे, ए कितना पे 1 पे 2 पे, मतलब +1 का कैटेगरी चल रही है ना। तो जेड के बाद क्या आता है, एक आता है, ए से शुरू होने वाले, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। क्यों अनुजा, अनुजा बता देगी। एक्स कितने पे आता है, एक्स 24 पे आता है, 24 के बाद 25 आता है वाई पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो तरीका बता देता हूँ, अगर मुश्किल भी आता है। सबसे पहले जो भी वर्ड दे रखा है जिसको कोडेड फॉर्म में लिख रखा है उसको यहाँ लिखेंगे, मान लो कोई भी QRTS जो भी है, और जो इसकी कोडेड वर्जन है इसके नीचे लिखेंगे ROB, है ना। अब जिसका निकालना है मान लो AMPCTBW जो भी है, और इसका हमें बताना है यहाँ पर, इस हिसाब से ऊपर नीचे लिख लोगे ना तो ये पता लग जाएगा इसका कन्वर्जन ये है, इसका ये है। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लंबी होती है तो इनको रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जो स्मार्ट बच्चा है वो तो क्वेश्चन पेपर पे ही इसको रिलेट कर लेगा, लेकिन गलती होने का चांस ना रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे कर लोगे तो हो सकता है 10 से 15 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगी, लेकिन एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है अगर टाइम की दिक्कत नहीं है तो। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है, कुछ को हिंदी में लिखा है, कुछ को इंग्लिश हिंदी में लिखा है। एक बार थोड़ा सा एक नया एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कौन से वाला सुटेबल रहेगा। ठीक है, देखो व्हेन लाइट बेंड्स एज इट एंटर ए डिफरेंट मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है, वो क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, देखो साइंस की बात आती है तो अलग ही फीलिंग आती है। जब लाइट एक मीडियम में टकरा के किसी भी सरफेस से वापस हो जाती है, या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है एक ही मीडियम में। लेकिन ये पूछा है डिफरेंट मीडियम में, एक एक चीज को कवर करते चलेंगे ताकि आंसर मिल जाए। जब एक मीडियम में से लाइट आती है और ये दूसरे मीडियम में जाती है, तो ये क्या होता है, मान लो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो ये अपने पाथ से थोड़ी सी बैंड हो जाती है। किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये एयर है
और ये वाटर है या ग्लास है, कुछ ऐसा। तो ये वाला मीडियम रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम कुछ ऐसा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका अलग होता है। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हो मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये लाइट सीधी ना जाके कुछ ना कुछ अपना पाथ या तो नॉर्मल की तरफ हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। सारी चीज करेंगे। रेप्लीकेशन क्या होता है? रेप्लीकेशन तो वर्ड ऐसा कुछ होता है नहीं साइंस के अंदर। रेप्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज की फोटोकॉपी करना, मतलब या इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना, रेप्लीकेट करना। रेप्लिकाज का जो मतलब होता है वो कॉपीज होता है। कॉपीज मतलब क्या बोलते हैं कॉपी को? वैसी की वैसी चीजें बनाना, है ना, कॉपी बनाना। तो रेप्लिकेशन वो प्रोसेस होता है। TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब एक लाइट आती है और किसी भी सरफेस से टकरा के वापस सारी की सारी लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाती है, जहां पर एक क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, तो एक ही मीडियम में रह जाएगी। इससे क्या बनता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो नाम से देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब सारा का सारा एक ही मीडियम में रिफ्लेक्शन होता रहे। इसका आप लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा होगा, जो मिराज जिसको बोलते हैं, हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं। जैसे गर्मियों के टाइम हम रोड के ऊपर चल रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है सामने मतलब 200-500 मीटर दूर के ऊपर पानी भरा हुआ है। लगता है कि नहीं लगता है? सर लाइफ में आपने देखा हो। तो किसकी वजह से होता है? TIR की वजह से, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। हिंदी में तो पता नहीं इसको क्या कहते हैं। देखो एक हिंदी का मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि प्योर हिंदी पढ़ोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्राकृतिक विघट विघट नाभिक तत्व। अब तत्व तो भाई 2-4 दिन से ट्यूशन पढ़ाते हैं तो बच्चों को बताना पड़ता है, तो धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन इतना एक्सपर्ट नहीं है हिंदी में। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है या जो बच्चा हिंदी मीडियम का है, हिंदी वाला इंग्लिश आसानी से सीख सकता है, इंग्लिश वाला हिंदी नहीं सीख सकता। क्योंकि साइंस के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो मतलब बहुत ही अलग होती हैं, उनको नहीं याद रख सकते। बता देता हूँ फिर भी। नेचुरल रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उनका परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है? 82 से ज़्यादा होता है। जैसे यूरेनियम का सुना होगा, यूरेनियम 235, है ना। 91 का, 92 का, ये आइसोटोप बनते हैं। आइसोटोप क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग होता है। सुना हो तो किसी ने, किसी और वीडियो में जाके, या बाकी इस चैनल के ऊपर भी शुरुआत में मैंने कुछ बताया है। 9th क्लास की कोई वीडियो वगैरह बनाई है, उसके अंदर आइसोटोप आइसोबार के बारे में बताया है। चलो एक बार फिर से बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। जो आइसोटोप होता है वो क्या होता है? एक ही एलिमेंट होता है, उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास ऊपर वाली ये वैल्यू अलग होती है। इसको बोलते हैं आइसोटोप। और आइसोबार क्या होता है? देखो एक्चुअल में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, लेकिन ये 14 बन गया, मतलब कोई ना कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए। तो एक्चुअल में 14 किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोबार। आइसोबार का मतलब जिनका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। ठीक है। देखो एक आवर्धक लेंस, अब आवर्धक लेंस को इंग्लिश वाला बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, ये बात बताना चाह रहा था। एक प्रकार का लेंस, इसको आवर्धक लेंस को बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है। जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, देखो सबसे पहले तो इसके आंसर काटना सीखो। मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए, मतलब उसका साइज जैसे माइक्रोस्कोप में होता है, उसका चीजों का जो स्पीसीज होते हैं उनका साइज छोटा होता है, उसको बड़ा करके देखने के लिए। तो जो कॉनकेव लेंस होता है इसकी इमेज हमेशा छोटी बनती है, कॉन्वेक्स जो होता है उसकी इमेज बड़ी होती है। मैग्नीफाइंग इमेज जो बनती है वो कॉन्वेक्स के थ्रू बनती है। तो कॉनकेव तो जहां आ रहा है उसको तो पहले ही काट दो, तो एक आंसर ही बचेगा कॉन्वेक्स, है ना। 10th क्लास के अंदर चैप्टर है एक लाइट वाला, उसके अंदर है लेंस टॉपिक। मैंने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी अगर कोई नीड हुई आप लोग कमेंट करके बता देना, कोई डिटेल में कुछ बताना हो तो। और बाकी साथ साथ तो कर ही रहे हैं, है ना। तो चलो साइंस वगैरह की टेक्निक, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल चीज जब भी कभी सीखोगे या करोगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक्यूरेसी भी रहेगी। और जीके वाला सेक्शन में बार बार बोलता हूँ, जीके बिल्कुल एंडलेस है, कितना ही पढ़ लो कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी। और जीके में यह आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। चलो नेक्स्ट करते हैं।
ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, फोटो लेनी है, क्या लेना है इसका। देखो मैंने एक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीके का क्वेश्चन लिखा है पहली बार। इसके अंदर क्या है, जो अपने हरियाणा के बंदे हैं, कोई सीईटी का हो, एचसेट का हो, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, सबकी बातों को कवर अप कर दिया। इसके अंदर क्या है, अब ये मत सोचना कि कोई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो रह गया, हिंदी मीडियम। जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड किसी को नहीं पता तो यौगिक, यौगिक का नाम बताओ, तो हिंदी वाला इंग्लिश को रिलेट कर सकता है, इंग्लिश वाला हिंदी को रिलेट कर सकता है। ठीक है, कंपाउंड का नाम बताओ, ये क्या होता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पहले तो है मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट आयन तो ये होता है, ये वाला तो कोई जिक्र ही नहीं है। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, ये वाला तो कुछ इसके अंदर है ही नहीं। सोडियम सिलिकेट क्या होता है, Na2SiO3, मतलब इस ये हो सकता है, मतलब कहने का मतलब, लेकिन सिलिकन होता है सिलिकेट के अंदर, तो ये भी कट जाएगा। तो सोडियम क्या बन जाएगा, थाइसल्फेट, ये वाला राइट आंसर। साइंस की चीज आती है तो फीलिंग अलग आती है। देखो ये, हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी इंग्लिश वाले को नहीं पता होगा, और हो सकता है हिंदी वाले को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं पता, तो इसलिए मैंने दोनों चीजों को लिख दिया है। नोबल गैस या उत्कृष्ट गैसों को कौन से ग्रुप में रखा जाता है, नोबल गैस कहाँ आती है, देखो यहाँ विजिबल होगा आई थिंक, पीरियोडिक टेबल होती है यहाँ से, ये मान लो ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये एफ ब्लॉक होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन लिखी गई है और यहाँ पर हीलियम। ये लास्ट का जो ग्रुप है इसको 18th ग्रुप बोला जाता है, या पी ब्लॉक जो आप बताना चाहे। तो ग्रुप पूछा है तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 18th। इसके अंदर नोबल गैस रखी है, या इनर्ट गैस भी इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो कंप्लीट होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, जिनोन करती है, बाकी कोई भी रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए इनका नाम नोबल गैस इनर्ट गैस पड़ा है। मानव आहार नली, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ये कितने साइज की होती है, लेंथ कितनी होती है, 9 मीटर की होती है। देखो ये लिख दिया ना, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इन लेंथ। तो अब आप लोग हिंदी वाले भी सोच लेना, मानव आहार नली खालिस्तान इन लेंथ। अब ये मत बोलना कि उसकी लंबाई क्या होती है, ये लिखो तभी राइट आंसर या राइट क्वेश्चन बनेगा, है ना। इतना सीखो। अब कोशिश करेंगे इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखेंगे, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, है ना। अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। आप पूरी वीडियो देखो, और मेरी पढ़ाई हुई चीज, मेरे बताए हुए क्वेश्चंस या उनको सोल्व करने के तरीके अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ को बेटर बना रहे हैं, कुछ आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर लगता है मेरी वीडियो भी ऑर्डिनरी चैनल्स की तरह नॉर्मल टाइम पास वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को अच्छा कंटेंट बताना। अगर आप लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, या मतलब आपको लगता है कि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं, देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं प्रीवियस ईयर से करा रहा हूँ, तो किसी को ये आसान भी लग सकते हैं, किसी को मुश्किल भी लग सकते हैं। कोई कह भी सकता है सर, कई बार मेरे पास बच्चों में कमेंट आते हैं कि सर आसान आसान क्वेश्चन कराते हो। मेरा PYQ सीरीज में सिर्फ यही योगदान है कि मैं एक आधे क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं उनको मैं अपने हिसाब से चेंज करता हूँ, बाकी सारी चीज प्रीवियस ईयर की है। अब ये आसान है तो बहुत खुशी की बात है, मुश्किल है तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपना पेपर की प्रिपरेशन है उसका लेवल बढ़ाओ, है ना। तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाता, कोई गलती से एक आधा क्वेश्चन बनाता हूँ, वो भी रिलेवेंट होता है कुछ किसी से रिलेटेड, तब बताता हूँ। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट है, और इंग्लिश में जो पढ़ते हैं वो अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो उनको भी बेनिफिट है। कैसे, देखो एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल, वो एनिमल जो पौधे या पेड़ पौधे भी खाते हैं और दूसरे एनिमल मतलब जीव जंतु को भी खा जाते हैं, उनको क्या कहते हैं। इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ओमनिवर्स, कार्निवर्स, हर्बीवर्स या नन, इनसे तो मतलब पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर हिंदी में पढ़ लेंगे, सर्वभक्षी, मांसाहारी, शाकाहारी, देखो प्लांट भी खा रहा है, एनिमल भी खा रहा है, इसका मतलब दोनों चीज खा रहा है। जैसे इंसान होता है ना, इंसान क्या करता है, पेड़ पौधे, फल, सब्जियां ये भी खाता है, और मुर्गा, मुर्गा, तितर, बटेर ये भी खा जाता है ना, नहीं खाने चाहिए ना, मांस नहीं खाना चाहिए। अगर आप सोच के देखो, आप लोगों को काटने के लिए रखा जाए और पता चले शाम को आज आपको काटेंगे, कैसा लगेगा, उस पेन को, उस मतलब फीलिंग को एक बार समझ के देखो, गलत बात है। ठीक है,
तो जो सब कुछ खाता है उसको क्या कहते हैं, ओमनिवर्स। देखो ओमनी का मतलब ये होता है सब कुछ, जैसे ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर हर जगह प्रेजेंट है कि नहीं है, तो ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, कार्निवर्स ये तो हिंदी में पता लग जाएगा। क्रोमोजोम्स जो होता है गुणसूत्र, ये किसका हिस्सा होता है, एटम का तो कहाँ होता है, एटम के तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये होते हैं, ये डीएनए का हिस्सा होता है, ध्यान रखना। डांडी जो है ये जिसे साल्ट सत्याग्रह या नमक का जो बनाया गया था, साल्ट नमक का सत्याग्रह मतलब आंदोलन चलाया गया था, ये डांडी कहाँ पर है ये पूछा गया है। डांडी कहाँ है, गुजरात के अंदर है। देखो मैंने बिहार का ऑप्शन मैंने खुद दिया है, बिहार का ऑप्शन इसमें था नहीं, कुछ और था, दूसरा स्टेट कर्नाटक था समथिंग ऐसा। क्यों, क्योंकि बिहार से भी चंपारण का मतलब आंदोलन था, इसलिए मैंने रिलेट करा है। जो डांडी है ये साबरमती नदी के पास में ही पड़ता है, साबरमती नदी के पास में ही साबरमती आश्रम के नाम से फेमस था, जहाँ पर गांधी जी रहते थे, वहां से इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें सारे ऑप्शंस को रिलेट करना। महाबलीपुरम के जो मंदिर है, महाबलीपुरम के मंदिर कहाँ, ये पूछ सकता है सबसे पहले तो, कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, देखो ये जितने भी राजा रहे हैं या जिनकी उनकी डायनेस्टी रही है, डायनेस्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, डायनेस्टी को हिंदी में राजवंश कहते हैं ना, मतलब एक किसी भी ग्रुप के लोगों के द्वारा कोई भी शासन करते हैं उसको डायनेस्टी कहते हैं, राजवंश कहते हैं। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, और ये सारे के सारे जो भी ऑप्शन लिखे हैं सारे के सारे तमिलनाडु के हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो जो पांड्याज हैं, पांड्याज जो थे उन्होंने क्या करा था, ये भी तमिलनाडु के ही थे, इन्होंने भी आर्किटेक्चर वगैरह को काफ़ी फेमस करवाया। इन लोगों ने जो अपनी कैपिटल बना रखी थी वो मदुरई बना रखी थी, मदुरई का नाम सुना हो तो पांड्याज ऑफ मदुरई इससे भी फेमस थे ये लोग। और इन्होंने मीनाक्षी का जो टेम्पल है, आप लोगों ने सुना हो मीनाक्षी का मंदिर कहाँ है ऐसे पूछ सकता है, ये बनाया था पांड्याज ने। पल्लवाज ने क्या बनाया था, महाबलीपुरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चोला और चेरा। ये भी मतलब इसके क्या बोलते हैं, तमिलनाडु के ही अंदर रहने वाले एक डायनेस्टी थी, उसके अंदर रहते थे। ये अपने क्या था, जो लोकल जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो लोकल जो काम करने वाले, जैसे साउथ के है ना, जैसे द्रविड़ कल्चर होता है, द्रविड़, द्रविडियन नाम सुना होगा ना, राहुल द्रविड़ कर्नाटका से है वैसे तो द्रविडियन कल्चर जो था, सभ्यता थी, उस तरह के लोगों को, जैसे घरों के चाइनीज घर टाइप में आपने देखे हो, ओक्टागन टाइप में कुछ ऐसे करके बनाया जाता था, लोकल्स को ही प्रमोट करते थे। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, नेशनल का क्वेश्चन है वैसे तो, हरियाणा जीके का नहीं है, क्योंकि हमें पता है तमिलनाडु हरियाणा में नहीं है, लेकिन नेशनल जीके की चीज़ है, स्टेट में भी आ सकती है, सीईटी में भी आ सकती है, जीके की अगर चीज़ है तो। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो टीचर्स डे कब बनाया जाता है, जो कोई स्कूल वगैरह में पार्टिसिपेट वगैरह करा हो, आप में से कोई टीचर रहा हो तो शायद ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि बच्चे होते हैं तब तो हम अपनी धुन में, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, कोई भी फेस्टिवल या कोई भी प्रोग्राम होते हैं, तो हम तो बस इतना ही खुश होते हैं कि एक दिन मस्ती करेंगे, एक दिन तो पीछा छूटेगा इन टीचर से, है ना। तो जो कोई टीचर रहा है उसको पता है टीचर्स डे कब होता है, 5 सितंबर को। 21 जून को क्या होता है, योगा डे होता है। 14 फरवरी ये तो कोई भूल ही नहीं सकता ना, भूलने के और ना भूलने के भी कारण ही है, जिसका दिल टूटा हो तो वो तो भूल ही जाएगा 14 फरवरी को। लेकिन 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज से 2-4 साल पहले पुलवामा में अटैक हुआ था, वहाँ पर हमारे आई थिंक 44 जवान शहीद हो गए थे। एग्जैक्ट नंबर तो गवर्नमेंट कहाँ बताती है, लेकिन ऐसा सुनने में आया था 44 के आसपास। तो 14 फरवरी वैसे है। 8 मार्च को क्या होता है, वीमन डे, वीमन या क्या बोलते हैं, वोमेन, जो आप लोग बोलना चाहो, वैसे वीमन होता है ना, महिला दिवस, ये अच्छा है। केंद्रीय, वर्तमान केंद्रीय शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट के लिए यूनियन मिनिस्टर कौन है। देखो अभी एट प्रेजेंट तो जून में तो दे दिया है किसको, खट्टर साहब को, जो हरियाणा के सीएम थे। नहीं तो इससे पहले ये जो पोस्ट थी यूनियन मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट वाली, ये किसके पास थी, वेंकैया नायडू के पास। मालगुडी डेज ये किसने लिखी गई थी, किसने मतलब लिखी थी, आर के नारायण ने, याद रखना तो रट्टा मारने वाला। भारतीय महिला बैंक का किसके साथ मर्ज कर दिया है, एसबीआई के साथ, है ना।
जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले होते हैं या जिनके अंदर कुछ टेक्निकल्स बताने का होता है उनको रिलेट करते हैं। बाकी हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, मिनिस्टर्स वगैरह या एट प्रेजेंट जो हरियाणा के अंदर जो भी मिनिस्ट्री है उसके ऊपर कौन है, इससे पहले कौन था, पहले वाले को भी ध्यान रखना। एट प्रेजेंट में कौन आ गया है और उससे पहले कौन था, ये ऐसे डेज वगैरह को ध्यान रखना। जो भी कोई हरियाणा के जितने भी सीएम वगैरह रहे इनको भी ध्यान रखना। हरियाणा का 5वां सीएम कौन सा था, 50वां ये कौन सा था, पहली मुख्यमंत्री फीमेल कौन थी, समथिंग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रेडी रहना। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो, भरतनाट्यम कहाँ का फोक डांस है ना? केरल का क्या होता है, मोहिनी नाट्यम या कथकली, आप लोगों ने सुना होगा। भरतनाट्यम किसका हो जाएगा, तमिलनाडु का। महाराष्ट्र का क्या है, जो हरियाणा में हम लोग करते हैं, खेतों की कटाई करते हैं, खेतों ही क्या, फसल की कटाई करते हैं, लावनी है ना, याद रखना। उत्तर प्रदेश की क्या फेमस है, रासलीला। ऐसे मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए हैं, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के होते हैं मैं बीच में स्किप कर देता हूँ। जैसे इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो कहाँ है, पानीपत में है। और अभी एक ये क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, मैंने कराया है क्वेश्चन। एमपीज की, एमएलएज की नंबर ऑफ, मतलब संख्या पूछी है कितने हैं हरियाणा के अंदर। आप लोग देखो, इस क्वेश्चन को मैंने खुद डिजाइन करा है। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है, धरती इसका राइट आंसर है। लेकिन ये पूछा था धरती हरियाणा की क्या फिल्म, कुछ ऐसा था। नहीं, धरती क्या है, हरियाणा की पहली फिल्म, भारत की पहली हिंदी फिल्म, कुछ ऐसे ऑप्शन थे। तो मैंने बस ये इसलिए ऐड करा है कि जैसे एक तो दंगल है, आप लोगों को पता है हमारे हरियाणा में जो बलाड़ी गांव से जो गीता फोगाट, बबीता फोगाट, ये बहनें वगैरह हैं, महावीर फोगाट, इनकी बेटियों की कहानी, मतलब कुश्ती रेसलिंग वगैरह की कहानी को दिखाया है। तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो तो ये धरोहर मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है, आलमारा भी ऐड कर दिया है, तो धरती इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। बाण भट्ट जो एक कवि था वो किसके राज्य में था, किसके राज्य में, हर्षवर्धन। ये तो याद ही हो गया होगा। हाँ, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से, जैसे मान लो कोई पर्वत है, इधर से भी आके चढ़ गया, इधर उतर गया, इधर से चढ़ के इधर उतर गया, मतलब डबल साइडेड। तो जो इनके जो राइट आंसर है, मतलब जो दोनों ऑप्शन है, नेपाल और चीन से चढ़ने वाले, इस ऑप्शन को टिक करना है आपको दोनों तरफ से। ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे के सारे वो हैं जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुके हैं। तो मतलब आप लोग वैसे तो कंफ्यूज। संतोष यादव क्या थी, संतोष यादव पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा था, है ना, इंडिया की तरफ से, 1992-93 में समथिंग। इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, अनीता कुंडू, है ना। ये तो काफी बड़ी है, 62-63 साल की है, मैं देख रहा था इनका। विमल अग्रवाल की वाइफ है। और मल्लवथ पूर्णा ये सबसे छोटी है, इसका जन्म 2000 में तो इसका जन्म हुआ है। सबसे छोटी महिला या लड़की बोल लो जो भी है, सबसे छोटी लड़की जिसने माउंट एवरेस्ट को क्रॉस करा है, या क्रॉस तो क्या करना, माउंट एवरेस्ट पे जिसने चढ़ाई करी है, ये इसका नाम है ना? तो एक एक क्वेश्चन के अंदर दूसरे क्वेश्चंस को रिलेट करना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। देखो, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कराना, क्योंकि ज़्यादा जीके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बोर हो जाएंगे। एंटोनियम बताना है कॉन्फ्लिक्ट का। देखो, मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ, एक भी ऑप्शन मैंने चेंज नहीं करा है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। देखो, वार मतलब क्या होता है, लड़ाई। कंपटीशन मतलब क्या होता है, एक तरह से कॉम्पीट करना या प्रतिस्पर्धा ऐसे कह सकते हैं। कोलिजन क्या होता है, टकराव। ये तीनों के तीनों एक तरह से नेगेटिव वर्ड है। एक वर्ड पीस, पीस मतलब शांति, ये मतलब अलग दिख रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही क्या होता है, टकराव होना, दो लोगों के आपस में किसी बात पे मतभेद होना एक तरह से। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, शांति। देखो ऑप्शन से एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा, देखो इसमें भी देखते हैं। टास्क क्या होता है, पता नहीं। क्विट क्या होता है, छोड़ देना। लीव छोड़ देना, रिजाइन छोड़ देना, ये तीनों का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। तो टास्क मतलब क्या होता है, काम होता है। तो असाइनमेंट का मतलब, जैसे सुना होगा ना, टीचर ने हमें असाइनमेंट दिया है या बॉस ने कुछ असाइनमेंट दिए हैं। असाइनमेंट मतलब कुछ काम करने के लिए कुछ एक प्री प्लान्ड बताना। जैसे शाम को ये करना है, सुबह ये करना है, इतने पेज की कोई पीडीएफ बनानी, समथिंग ऐसा टास्क है। चावल का मूल्य 10 रुपए से बढ़ा के 12.5 रुपए कर दिया है, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताओ, है ना। तो देखो हिंदी में भी देख लो, इंग्लिश आपको पता ही, इंग्लिश मैथ्स का तो कोई खेल नहीं है, हिंदी इंग्लिश। बस साइंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
बाकी हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश देख लेता है, इंग्लिश वाला हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपये से बढ़ा के 12.5, तो इसका मतलब 2.5 रुपये बढ़ा दिए। कितने पे बढ़ा दिए? 10 पे, और इनटू में 100। तो इसको हटाने के लिए एक जीरो, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? 25%। ठीक है, देखो रेशियो बिटवीन टू रेडियाई, दो त्रिज्याओं के बीच का अनुपात है 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, दो उनकी परिधियों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या हो जाएगा? 2πr1/2πr2। सिंपल। इस फॉर्मूले को एक बार बताना चाहता हूँ, देखो अब क्यों? क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है? परिधि होती है 2πr। इसका मतलब 2π तो कांस्टेंट टर्म होगी, इसका तो रोल ही नहीं है, तो r के रेस्पेक्ट में चलेगा। इसका मतलब जो r1 और r2 का रेशियो होगा वही उनकी परिधियों का रेशियो होगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3:4 ही हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ इडियम, इडियम का मतलब बताना है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो मिल्क खिंड गया है, खिंडना समझते हो? खिंडना इन द सेंस बिखर गया है, उसके ऊपर रोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पास्ट में लॉस हो चुका है उसके बारे में बात करना। मतलब जैसे कल मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर कहीं चले गए, तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ कोई ऐसी बात, तो उन सब्सक्राइबर्स के जो पास्ट में लॉस हो चुका है, ऐसे 5 लाख है नहीं अपने, 130 32 33 समथिंग इतने ही है, तो उनकी पास्ट की कोई एक्टिविटी के बारे में बात करें उसको। देखो ये क्या है? लॉसेज में अक्कर, ये आने वाले टाइम में लॉसेज हो सकते हैं, उसके ऊपर टेंशन लेना ये तो बिल्कुल नहीं। रॉन्ग एक्शन ये भी नहीं। लॉस फ्रॉम पास्ट ये तो बता ही दिया है। हर्स वर्ड क्या होते हैं? हरासमेंट जो होता है, हैरेस का मतलब, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन को सुधार लेना, हैरेसमेंट होता है। हैरेसमेंट मतलब किसी का काइंड ऑफ शोषण करना, कोई गंदे वर्ड बोलना ताकि उसको मेंटली दिक्कत हो, है ना। 35 क्वेश्चंस की एक वीडियो मोर देन सफिशिएंट है। तो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लंच का टाइम हो गया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 35 क्वेश्चंस आप लोगों को, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे रहे होंगे जो आप लोग फर्स्ट टाइम देखे हैं, कुछ नया, किसी न किसी के ऑप्शंस के थ्रू या किसी के एक्सप्लेनेशन के थ्रू कुछ ना कुछ नई चीज़ आपने सीखी होगी, है ना। मेरा मोटो यही है, बस मैंने एक काइंड ऑफ कैंपेन चलाया है, आप लोगों को 60 डे के अंदर कुछ ना कुछ बेहतर दूँ। और सीईटी का पेपर, एचटेट का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, सीईटी का पेपर को तो आप ये मान के चलो जनवरी जो एंड, पहले मैं बता रहा था जनवरी मिड से जनवरी एंड, और भी आगे चलो, अब 14 फरवरी वैलेंटाइन डे तक चलो, लगभग अभी की कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो सफिशिएंट टाइम है तो उसको यूटिलाइज करो, ये नहीं कि सर्दी में रजाई में घुस के चटिंग चुटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो बने रहिए चैनल के ऊपर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और बताएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से। इन क्वेश्चंस की बच्चों की भी डिमांड रहती है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस कराया करो, कि मिक्स क्वेश्चन हो, एक ही टाइप की वीडियो ना हो, बच्चा बोर नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी मेन प्रायोरिटी तो यही है कि आप लोगों को जो टेक्निकल है, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, इन सेक्शंस को तो मैं इतना, साइंस वाला सेक्शन चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, इन सेक्शन में तो 99% को मैं कवर अप कर सकूं, है ना। हरियाणा जीके के तो बड़े बड़े ब्रांड है, आप लोगों को पता ही है। जो लोग मेरे चैनल के ऊपर, जो मेरे जानकार नहीं है लेकिन मेरे चैनल के ऊपर आते हैं, उनको पता है हरियाणा जीके तो वो कैसी कराते हैं ना, बहुत अच्छी कराते हैं, मैं गलत नहीं बोलूँ, बहुत अच्छी कराते हैं। क्योंकि मुझे तो हरियाणा जीके एज सच इतनी नहीं आती है ऑनेस्टली। हाँ, टेक्निकल में लड़ सकते हैं, उनसे भी लड़ सकते हैं, सबसे ही लड़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट से ले। और किसी के साथ ऐसा कंपटीशन नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ वो बुरा पढ़ाता है। आप लोगों का पेपर क्लियर होना चाहिए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, वही अच्छा है दुनिया में। अब बातें बहुत हो जाएंगी इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे तो आज की वीडियो इतनी ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की आपकी इच्छा हो तो आप करो, नहीं तो कोई बात नहीं। जय हिंद।